जी जवेरिया, गुड आफ्टरनून। मुझे बताइए कि लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था बच्चे। अगर आप लोगों को मेरी आवाज जा रही हो तो मुझे ये बताइए कि लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक कर लिया था। सर मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर किया था। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर तक किया था, उस पे क्वेश्चंस किए हैं। नो सर। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर पे कोई क्वेश्चन नहीं किया रहा है, ठीक है। तो देखो, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर में हमने इनफाइनाइटली लॉन्ग टू कंडक्टर्स लिए थे, और उन दोनों इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर के बीच का जो फोर्स था दैट वाज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई डी। ऐसा ही फोर्स आया था। बिटवीन द टू करंट कैरिंग कंडक्टर वी हैड दिस फोर्स। तो अब इस पे क्वेश्चन बेस्ड कैसे हो सकते हैं, तो जैसे एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ आज के लिए कि मान लीजिए सर, वी हैव एन इनफिनिटली लॉन्ग कंडक्टर एंड वी हैव अ रेक्टेंगुलर कॉइल। ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल हम ले लेते हैं और एक इनफिनिटली लॉन्ग कंडक्टर हम इसके नीचे ड्रॉ कर देते हैं। ये इनफिनिटली लॉन्ग कंडक्टर है और सर दोनों में करंट फ्लो कर रहा है। इस इनफिनिटली लॉन्ग कंडक्टर में भी करंट फ्लो कर रहा है और इस ये इनफिनिटली लॉन्ग कंडक्टर, इसमें करंट की वैल्यू मान लो 2 एम्पियर है। दिस इज द करंट फ्लोइंग इन दिस लूप, सॉरी इन दिस वायर, and this is PQRS is a rectangular loop as you can see। यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है, the current has a value of 2 एम्पियर। तो obviously in each branch, या इसको 4 एम्पियर ले लो, obviously in each branch of this PQRS loop the value of the current would be same। ये मान लीजिए ये वाली जो लेंथ है लेट दैट बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये वाली जो है लेट दैट बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और ये वाली जो लेंथ है लेट दैट बी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो वी हैव टू फाइंड आउट द नेट फोर्स ऑन PQRS। क्वेश्चन ये है कि फाइंड एफ नेट, दैट इज द नेट फोर्स ऑन लूप PQRS। ये जो PQRS हमारा लूप है सर, इस पे नेट फोर्स हमें चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन ड्रॉ करें, हम लोग मिलके सॉल्व करते हैं। आई वांट द फोर्स ऑन दिस लूप PQRS। इस PQRS लूप पे हमें फोर्स चाहिए। तो हाउ विल गेट द वैल्यू ऑफ द फोर्स ऑन दिस PQRS। क्वेश्चन नोट करके बताना ताकि मैं इसको फर्दर आगे सॉल्व कर सकूं। सडन। ओके, अब लिसन टू मी केयरफुली कि सर ये जो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, आप लोगों के लिए मैं वीडियो ऑन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए कि ये जो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ये जो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है वो ऐसे रखा हुआ है, ऐसे। इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है टुवर्ड्स राइट। तो करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, उस मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायरेक्शन देखो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन विल बी आउटवर्ड। प्लेस योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल द फिंगर्स। तो अगर आप फिंगर को कर्ल करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो आपको दिखाई देगी इस इनफिनिटली लॉन्ग वायर की, दैट विल बी आउट ऑफ द प्लेन। मतलब इस तरफ इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर होगी ना, मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउट ऑफ द प्लेन। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। अनडाउटेडली इनफिनिटली लॉन्ग वायर की मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस। तो सर डिस्टेंस चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज होगी। ठीक है, इसका मतलब कि at a distance of 10 centimeter you will have different magnetic field, and at a distance of 30 centimeter from this wire, because this whole distance will become 30 centimeter, so at a distance of 30 centimeter from this wire the magnetic field would be different, because infinitely long wire की जो magnetic field का फॉर्मूला होता है वो होता है सर म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई r। r मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। तो as the wire distance from the wire changes, the value of the magnetic field will also change। ठीक है। अच्छा, अब हर एलिमेंट पे फोर्स देखो,
ये जो एसपी वाला एलिमेंट है, मतलब एसपी वाला जो वायर है, इसमें करंट की, आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ फोर्स निकालने के लिए, अप्लाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो एसपी में करंट किधर जा रहा है? टुवर्ड्स लेफ्ट, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर। देखो फिर से देखो, ये जो सेंटर फिंगर होती है इट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये जो फर्स्ट फिंगर होती है इट इज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सेंटर फिंगर उधर होना चाहिए, उधर, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, बाहर। तो ये देखो, आपको हाथ को ना ऐसे रखना पड़ेगा। देखिए, अगर आप हाथ ऐसे रखेंगे तो ये वाला जो फिंगर है वो ऐसे आ जाएगा, और ये जो फर्स्ट फिंगर है दैट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स यू, बिकॉज इट शुड बी केप्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर है ना, तो इसको आप बाहर रख लीजिए। ठीक है, इसको बाहर रखिए और करंट उधर जा रहा है, तो इस पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी या नहीं होगी बेटे? यस सर। एस पी वाले पे जो फोर्स की डायरेक्शन है दैट वुड बी अपवर्ड। एस पी वाला जो ये पार्ट है, इस पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी। मान लो आई एम कॉलिंग दिस फोर्स एज F1। अच्छा, वैसे ही ऊपर वाले को देखो, ऊपर वाले पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर, ठीक है, और करंट की डायरेक्शन इज टुवर्ड्स राइट, तो इस पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी दैट विल बी डाउनवर्ड। इस पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी दैट विल बी डाउनवर्ड, F2। ठीक है, PQ वाले पे देखो, PQ पे करंट अपवर्ड जा रहा है बट मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो इस PQ पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इधर होगी, और इस पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इसके ऑपोजिट होगी। ऑब्वियसली करंट की डायरेक्शन अगर ऑपोजिट है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है बट करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो फोर्स की डायरेक्शन भी ऑपोजिट होगी। इज इट क्लियर एवरीवन? जवेरिया, Yes, sir. अनुष्का, यस सर। ये क्लैरिटी है? यस सर। अच्छा, अगर आप बहुत ध्यान से देखो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे, मेरे बेटे, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो PQ के, अगर मैं इस पॉइंट पे हूं, मान लो यहां पर, तो यहां पर जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड उसी पॉइंट के सामने वाला जो एस आर का पॉइंट मिलेगा उस पे भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वही मिलेगी। देखो, मान लो ये पॉइंट x डिस्टेंस पे अज्यूम करा है, और ये वाला पॉइंट भी आपने x डिस्टेंस पे अज्यूम करा है, तो बिकॉज यू हैव टेकन दीज टू पॉइंट्स एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, तो इस x दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो सेम ही आएगी। तो इस पॉइंट पे जितना फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स इस पॉइंट पे लगेगा, एंड हेंस दिस टू फोर्सेस विल कैंसिल आउट। ऐसे ही अगर मान लो मैं कोई पॉइंट यहां पर ले लूं, ये वाला कोई पॉइंट ले लूं, ठीक है, मान लो एट अ डिस्टेंस ऑफ समथिंग x डैश, और ऐसे ही इसके सामने एक और पॉइंट ले लूं एट द सेम डिस्टेंस ऑफ x डैश, तो ये मुझे बताओ कि इन दोनों पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी या नहीं? एट अ डिस्टेंस ऑफ x डैश मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वुड बी सेम और डिफरेंट? व्हाट डू यू से? व्हाट डू यू थिंक? सेम होगा। सेम होगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम हो गई तो फोर्स की वैल्यू भी बेटा सेम होगी, और डायरेक्शन वाइज ये दोनों अपोजिट हैं, तो आपको नहीं लगता कि फिर से ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स को कैंसिल कर देगा? थिंक अबाउट इट। यस सर। इसका मतलब सर, इसका मतलब कि आपका जो ये पूरा सेगमेंट है ना, ये RS वाला सेगमेंट और ये PQ वाला सेगमेंट, इस पे जो फोर्सेस हैं दे आर कैंसिलिंग ईच अदर। इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ये जो दोनों पे फोर्सेस लग रहे हैं ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फोर्स ऑन PQ माइनस ऑफ फोर्स ऑन RS, दिस होल विल बी इक्वल टू 0। फोर्स ऑन PQ और फोर्स और RS, इन दोनों का फोर्स जो है इक्वल भी है, ऑपोजिट भी है, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों? कैंसिल कर देंगे। अरे हाँ ना बोलो। यस सर। यस सर। PS पे फोर्स कितना होगा? व्हाट वुड बी द फोर्स ऑन दिस सेगमेंट PS या SP, जो भी कह लें आप, तो इस पे फोर्स कितना होगा? तो इस पे जो फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, तो आप लिखेंगे म्यू नॉट इनटू करंट इन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, डिवाइडेड बाय 2 पाई, और यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी है? 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये तो हो गया इस पर मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय करंट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द वायर।
तो मैग्नेटिक फील्ड तो ये हो गई, मैग्नेटिक फील्ड किसकी होगी, इस इन्फिनिटली लॉन्ग वायर की फील्ड होगी, ठीक है। और इस वाले में करंट कितना जा रहा है, तो करंट विच इज फ्लोइंग इन दिस वायर इज 4 एम्पियर। ये जो एसपी में करंट जा रहा है वो कितना है, एसपी में जो करंट है दैट इज 4 एम्पियर। क्लियर। एसपी में करंट कितना, 4 एम्पियर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस एसपी, कौन बताएगा, एस टू पी की लेंथ कितनी है, रेस ब्रांच की लेंथ कितनी है, 40 40 सेंटीमीटर। तो कन्वर्ट इट टू मीटर्स, तो 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। अनडाउटेडली ये 10 माइनस 2, ये 10 टू द पावर माइनस 2 कैंसिल आउट, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 और ये 4 हो जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो एफ पी एस की जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी इक्वल टू 4 इंटू 4 16। तो 16 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट डिवाइडेड बाई पाई, दिस इज वन ऑफ द फोर्स दैट वी हैव कैलकुलेटेड। ठीक है, इतना नोट करिए बिकॉज आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ स्पेस ऑन स्क्रीन। तो पहले यहां तक नोट करिए, फिर आगे बताता हूँ। डन सर। ओके, तो चलो अगर ये डन हो गया तो अब मुझे बताओ कि फोर्स ऑन क्यू आर क्या लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड किस वायर की मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर होगी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ विच वायर विल यू कंसीडर, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑन क्यू आर, किसकी मैग्नेटिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है फोर्स के लिए। यही इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे ना बेटा, क्योंकि ये जो क्यू आर है वो क्यू आर आप फिर से किसके किसकी मैग्नेटिक फील्ड में अज्यूम कर रहे हो कि क्यू आर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ विच ऑफ द वायर। तो अनडाउटेडली क्यू आर इज ऑल्सो प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। इसी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के में तो इसी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की तो मैग्नेटिक फील्ड में क्यू आर रखा हुआ है। तो आप क्या लिखेंगे, देखिए म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय द करंट डिवाइडेड बाय कितना, तो डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई इंटू यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी होगी 30 सेंटीमीटर। तो 30 30 इंटू सेंटीमीटर। 10 टू द पावर माइनस 2। समझ आया, क्योंकि यहां से यहां के बीच का जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है, एज यू कैन ऑब्जर्व। इनटू इस वायर में करंट कितना 4, इनटू इस वायर की अपनी लेंथ कितनी 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इन मीटर्स, सॉरी 4 नहीं 40। ठीक है, तो देखो 10 टू द पावर माइनस 2 एंड 10 टू द पावर माइनस 2 वंस अगेन कैंसिल्ड आउट, 2 से ये वाला 2 कैंसिल, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। देखो तो ये कितना आ जाएगा, फोर्स ऑन क्यू आर वुड बी इक्वल टू 4 इंटू 4 कितना हो गया 16 म्यू नॉट डिवाइडेड बाय व्हाट, तो डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ पाई। दिस इज द सेकेंड फोर्स। और ये दोनों फोर्स की डायरेक्शन, ये दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन आ रही है या ऑपोजिट है, what is the direction of these two forces, is it same or is it opposite? सर ऑपोजिट। Opposite. So what will you do, will you add the two forces or will you subtract the two forces? सर सब्ट्रैक्ट। Obviously subtract the 16 mu naught upon pi minus of 16 mu naught upon 3 pi, ये आप करेंगे subtraction, then you will get the final result.
नोट करिए प्लीज। डन सर। ठीक है, दिस वाज द फोर्स बिटवीन द टू करंट कैरिंग वायर। ठीक है सर। अब देखिए, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक of this chapter, which is torque on a current carrying coil placed in magnetic field। तो टॉपिक लिखो, torque on a current carrying coil in magnetic field। torque on a current carrying coil in magnetic field। torque on a current carrying coil in magnetic field। लिखा बेटे, torque on a current carrying coil in magnetic field। यस। चलिए, पहले तो मुझे ये समझाइए, टॉर्क, इससे पहले मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। अगर मान लीजिए मैं फिर से समझा रहा हूं आप लोगों को, कि आप लोगों को पूरी बात कायदे से समझ में आ जाए। देखो सर, अगर ये कोई भी बॉडी है और इस बॉडी पे आपने दो फोर्सेस लगा दिए, एक ये फोर्स और एक ये फोर्स, सच दैट ये दोनों फोर्सेस इक्वल भी हैं और दोनों फोर्सेस ऑपोजिट भी हैं, है ना। एज यू कैन सी, ये दोनों फोर्सेस इक्वल भी हैं बेटा, और ये दोनों फोर्स ऑपोजिट भी है। तो इस केस में नेट फोर्स कितना होगा? तो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू जीरो। करेक्ट है भाई, फोर्सेस इक्वल भी हैं, ऑपोजिट भी हैं, यस तो सर। नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी? तो नेट फोर्स विल बी ऑटोमेटिकली विल बी जीरो। तो नेट फोर्स तो जीरो है। बट इस केस में बेटा, ये फोर्सेस इक्वल हैं, ऑपोजिट हैं, और इनको अगर आप देखो तो द लाइन अलोंग विच दीज टू फोर्सेस आर एक्टिंग, मतलब वो लाइन जिस लाइन के अलोंग ये दोनों फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, इसकी लाइन ये है इस वाले फोर्स की, और राइट लेफ्ट वाले फोर्स की लाइन ये है। तो क्या ये दोनों लाइनें सेम है क्या? द लाइन अलोंग विच दीज टू फोर्सेस आर एक्टिंग, आर दीज टू लाइन्स सेम और दे आर डिफरेंट? बेटा, ये जो ये वाली इस वाले फोर्स को देखो और इस वाले फोर्स को देखो, ये दोनों फोर्सेस, आर दीज टू फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन और दे आर एक्टिंग अलोंग टू डिफरेंट लाइंस? सर डिफरेंट। ऑब्वियसली इतना क्या सोचा रहे, एक ही बच्चा बोल रहा है, बाकी लोग क्या, मतलब अजीब हालत है। अरे ऑब्वियसली द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दीज टू फोर्सेस आर डिफरेंट ना भाई। लाइन, इस फोर्स के अलोंग जो ये लाइन है वो ये है, और इस फोर्स के अलोंग जो ये लाइन है वो ये है। तो ये लाइन ऑफ एक्शन दोनों फोर्सेस का बेटा तो डिफरेंट है ना। यस सर। तो जब दोनों के लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होते हैं, तो इस केस में हम क्या कहते हैं? मेरी बात ध्यान से सुने आप लोग। इस केस में हम कहते हैं कि जब ये दोनों लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द टू फोर्सेस आर डिफरेंट, तो हम कहते हैं कि दीज टू फोर्स आर सेट टू फॉर्म कपल। क्या फॉर्म करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा? बोलो, कपल। क्या प्रोड्यूस करेगा? कपल। और इस केस में इस कपल ऑफ फोर्स के कारण, बिकॉज ऑफ these two forces which forms a couple of force, due to this couple this whole body will rotate। अभी पहले समझ लो, इसको लिखना नहीं, सिर्फ सुनना है। दिस होल बॉडी विल रोटेट, मतलब इस केस में नेट फोर्स जीरो है, बट नेट टॉर्क जीरो नहीं है। नेट टॉर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऑल्दो द नेट फोर्स इज जीरो, बट नेट टॉर्क इस केस में जीरो नहीं है। तो होगा क्या कि दिस बॉडी कैन रोटेट, बट दिस बॉडी कैन नॉट ट्रांसलेट। ट्रांसलेट मतलब ये बॉडी स्ट्रेट पाथ पे नहीं चलेगी, बट ये बॉडी रोटेट करेगी। ठीक है, और इस केस में हम कहते हैं इसको कपल ऑफ फोर्स। क्लियर? तो वेरेवर कपल ऑफ फोर्स एक्ट्स, तो उस केस में बॉडी ट्रांसलेट नहीं करती,
बॉडी क्या करती है बच्चों? बॉडी रोटेट करती है। क्या करती है मेरे बच्चों? बॉडी रोटेट करती है। रोटेट। अब सर ये टाइम पास चीजें आपने बताई क्यों? व्हाई आर यू सेइंग दिस? क्यों बता रहे हो आप ये कि बॉडी रोटेट करेगी, ट्रांसलेट नहीं करेगी और बॉडी रोटेट करेगी? ऐसा आपने क्यों बोला? व्हाई आर यू सेइंग दिस? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अब जो हमारा टॉपिक है ना उसमें ये चीज काम आने वाली। ठीक है, इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। सर आपसे मान लो कि ये मैं आपसे कह रहा हूं कि दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन, ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इज बी, और ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। इस रीजन में ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। ये रीजन है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड सर कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में आई विल प्लेस अ रेक्टेंगुलर कॉइल। क्या प्लेस करूंगा मैं? रेक्टेंगुलर क्या, स्क्वायर शेप का कॉइल प्लेस कर लो, मान लो ये मैंने कॉइल प्लेस कर दिया। डिड यू अंडरस्टैंड? एंड लेट अस अज्यूम कि इस कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन इन विच करंट इज फ्लोइंग, मतलब करंट इज फ्लोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस कॉइल का नाम मान लो PQRS। क्या मान लो? PQRS। कॉइल का क्या नाम मान लो? PQRS। तो ये PQRS, इस PQRS में जो करंट फ्लो कर रहा है इट इज फ्लोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ध्यान से सुने और समझें। सर फर्स्ट ऑफ ऑल, in which direction the magnetic field I have taken, in which direction I have taken the magnetic field? So obviously I have taken the magnetic field along the negative z axis or into the screen. सही? PQ वाले में देखो आप, वन बाय वन हम सब पे फोर्स देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे बच्चे? वन बाय वन we will observe the force on different parts of this loop. PQ में करंट किधर जा रहा है? ऊपर। तो सेंटर फिंगर किसको रिप्रेजेंट करती है? करंट को। और करंट किधर जा रहा है? ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनवर्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनवर्ड। तो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी बेटा? तो इस पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, आप लोग ध्यान से देखिए, तो इस पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स लेफ्ट होगी या नहीं होगी? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, एम आई राइट? अगर इस पे फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट है तो इस पे फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? तो इस पे फोर्स की डायरेक्शन राइट की तरफ होगी, बिकॉज इन दोनों में करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है ना, तो फोर्स की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी बेटा? फोर्स की डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो जाएगी। एम आई करेक्ट? टेल मी यस और नो। यस सर। क्यूआर वाला जो है, क्यूआर वाला एलिमेंट, उसको देखिए। क्यूआर में करंट की डायरेक्शन किधर है? फ्रॉम क्यू टू आर। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इनवर्ड। तो इस पे फोर्स की डायरेक्शन किधर आ रही है बेटा? क्यूआर वाले पे। क्यूआर पे फोर्स की डायरेक्शन बताइए आप लोग। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन क्यूआर? अपवर्ड्स। अपवर्ड। बहुत बढ़िया। तो इस पे मेरे बच्चे फोर्स की डायरेक्शन हो गई अपवर्ड। तो मेरा बेटा इस नीचे वाले पे फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? डाउनवर्ड। और ये सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं या नहीं? थिंक अबाउट इट। इस सिचुएशन में सारे फोर्सेस इक्वल भी हैं, ऑपोजिट भी हैं, तो कैंसिल होगा। आपको नहीं लगता PQ वाला फोर्स RS वाले फोर्स से कैंसिल हो जाएगा और SP वाला फोर्स QR वाले फोर्स से कैंसिल हो जाएगा? क्या बोलते हो आप? यस। अब देखिए सर, ये फोर्सेस कैंसिल होने के साथ साथ और ध्यान दो और ध्यान से देखो, तो आपको एक बात और समझ में आएगी। ये फोर्सेस कैंसिल होने के साथ साथ क्या हो रहा है? ध्यान से देखो। इस फोर्स के लाइन को अगर बढ़ाओ और इस फोर्स के लाइन को बढ़ाओ, किसी भी पॉइंट पे आप फोर्स देखो, किसी भी पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे फोर्स, तो यहां पर भी उसी पॉइंट पे फोर्स। अब देखो, तो ये बताओ मुझे, ये सारे फोर्सेस जो हैं इसके इक्वल ऑपोजिट हैं, ये तो बात सही है। लाइन, जिस लाइन के अलोंग ये फोर्सेस लग रहे हैं या एक्ट कर रहे हैं, वो लाइन सेम है या वो लाइन डिफरेंट है? भाई इस फोर्स का लाइन बढ़ाओ और इस फोर्स का लाइन बढ़ाओ, ये दोनों लाइन कोइंसाइड हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? यस सर, सेम। सेम। तो क्या इस केस में हम कह सकते हैं कि इज इट फॉर्मिंग कपल? इज नो इट सर। फॉर्मिंग कपल ऑफ फोर्स? नो सर। टीशा ने कहा नो, बिल्कुल नहीं। भाई कपल ऑफ फोर्स कब फॉर्म होगा?
जब फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट हो, मगर दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं हो। देखो यहां पर दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम आ रहा है ऐसे। अगर एक फोर्स ऐसे लग रहा हो और एक फोर्स ऐसे, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ये और इसका लाइन ऑफ एक्शन नीचे, तो ये अब फोर्सेस इक्वल हैं, ऑपोजिट हैं, मगर इनके लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, तब कपल फॉर्म करेंगे। बट अगर फोर्सेस इक्वल हैं, अपोजिट हैं और लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है, तो उस केस में कपल फॉर्म, अरे बोलो, नहीं होगा। तो जब कपल ऑफ फोर्स नहीं है ये, तो टॉर्क भी, बोलो बेटा, टॉर्क भी नहीं लगेगा, है ना। मतलब इनिशियल सिचुएशन में वी हैव नाइदर द नेट फोर्स नॉर द टॉर्क, ना तो फोर्स लग रहा है ना तो टॉर्क लग रहा है। इस बात को ऐसे समझिए कि जब आपने कॉइल को बिल्कुल ऐसे रखा है, तो इसका फोर्स और इसका फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, इसका फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, और ये जो फोर्सेस हैं ये एक दूसरे को कैंसिल भी कर रहे हैं और इनके लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है। ठीक है, इनके लाइन ऑफ एक्शन भी क्या है, सेम है। तो ना तो इस केस में फोर्स लगेगा और ना ही इस केस में टॉर्क लगेगा। समझ में आ गया ये वाला केस? इनिशियल डायग्राम क्लियर है? हाँ ना बोलो। यस सर, यस। अब देखिए, सिर्फ आप लोगों के बैच में ऐसा करा रहा हूं मैं कि दो अलग अलग डायग्राम बना के बता रहा हूं, वरना तो मैं एक ही डायग्राम से बता देता हूं। आप लोगों के लिए मैं एक बार और डायग्राम ले रहा हूं, क्योंकि आप लोग मुझे कॉन्फिडेंस में बहुत कमजोर लग रहे हैं, पता नहीं क्यों। अच्छा, ये बना दो। ये फोर्सेस इस केस में, ये इनिशियल सिचुएशन मान लो, इनिशियली इस केस में सर मैंने बोला कि नेट फोर्स भी 0 है और नेट टॉर्क भी 0 है। अब सर इसी का दूसरा सिचुएशन समझिए। अब आप इमेजिन करिए कि इस कॉइल को हमने रोटेट कर दिया, इस कॉइल को हमने खुद से हल्का सा रोटेट कर दिया, और वो वाला डायग्राम मैं आपको खुद बना के बताऊंगा, डोंट वरी। ये फाइनल सिचुएशन में हमने क्या किया, आई हैव जस्ट रोटेटेड द कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू द इनिशियल स्टेट ऑफ द कॉइल। मतलब इनिशियल स्टेट ऑफ द कॉइल मैं बना दूं पहले तो। ये इनिशियली कॉइल ऐसे रखा हुआ है, ये इनिशियल है। अब मैंने क्या किया, मैं आपको दिखाता हूं। आई एम रोटेटिंग द कॉइल। मान लो कि हमने कॉइल को हल्का सा रोटेट कर दिया, उसको फिर मैं समझाने की भी कोशिश करूंगा, थोड़ा सा बस सुन लो। ये ऐसे हो गया। इसी कॉइल को, ये दूसरी कॉइल है क्या? नहीं सर, ये कॉइल वही है। इसको हमने क्या किया, अपनी तरफ से इसको रोटेट कर दिया बाय सम एंगल थीटा। ये फाइनल पोजीशन है कॉइल की। मान लो ये किसी भी इंस्टेंट पे पोजीशन है, इसको हम फाइनल पोजीशन का नाम दे रहे हैं। कोई तकलीफ? और मैग्नेटिक फील्ड इज स्टिल बी। ये अभी वही कॉइल है, पी क्यू आर एस की नई ओरिएंटेशन है, नया पोजीशन है पी क्यू आर एस का, पी क्यू आर एस। ठीक है, और सारे साइड की लेंथ स्क्वायर लूप मान रहा हूं, तो सारे साइड की लेंथ आप मान लीजिएगा कि ए है। क्लियर है? ये नया वाला ओरिएंटेशन थोड़ा सा समझ आया क्या? इसमें करंट ऐसे ही जा रहा है, इसमें करंट ऐसे ही जा रहा है, इसमें करंट ऐसे ही जा रहा है, और इसमें करंट ऐसे ही जा रहा है। ये करंट। ये बताओ बेटा, ये दूसरी रेड वाली कॉइल दूसरी कॉइल है या उसी कॉइल का ओरिएंटेशन है? देखिए देखिए, देखिए पहले कॉइल ऐसे रखी हुई थी। अरे कोई है जो बोल लेगा थोड़ी देर, क्योंकि बेटा बिना बोले यस मैं यस बता सर। नहीं पाऊंगा, क्या बताऊं फिर। ये कॉइल ऐसे, इसी कॉइल को हमने क्या किया, देखिए हल्का सा रोटेट कर दिया। देखिएगा, दिख रहा है आप लोगों को वीडियो? देखिए ऐसे ऐसे रोटेट कर दिया। ये देखिए, ये पहले ऐसे रखी हुई थी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको ऐसे रोटेट कर दिया। कैन यू सी दिस डायग्राम? यस सर। से समथिंग। अब देखिए, अगर हमने कॉइल को रोटेट कर दिया, समझिएगा, अगर हमने कॉइल को रोटेट कर दिया, तो ये पहले इस पे ऐसे फोर्स लग रहा था, ध्यान से देखो, ये ऐसे लग रहा था। जब मैंने कॉइल को रोटेट कर दिया, तो ऊपर नीचे वाले फोर्सेस वैसे ही लगेंगे या वो चेंज होंगे? ये ऐसे रोटेट किया, तो ऊपर नीचे वाले जो डायरेक्शन वाले फोर्सेस है वो वैसे ही लग रहे हैं या उसमें कोई चेंज आएगा? देखो, ये ऐसे था तो ये फोर्स ऐसे लग रहा था, इसको मैंने हल्का सा ऐसे रोटेट कर दिया, अभी भी ये फोर्सेस वही वैसे ही लग रहे हैं या कुछ अलग हुआ इसमें? सर भाई अलग हुआ। नहीं, फिर से देखो, ये ऐसे लग रहा है ना। मेरे फिंगर्स पे ध्यान दो, अगर आप लोगों को वीडियो दिखाई दे रही है तो। इस ये ऐसे लग रहा है, एंड दीज टू फिंगर्स यू कैन सी द प्लेसमेंट ऑफ माय टू फिंगर्स। इसको मैं अगर ऐसे कर दूं, तो माय फिंगर्स आर स्टिल इन दैट पोजीशन और इट हैज शिफ्टेड? सर सेम। यस सर सेम। सेम।
इट इज स्टिल इन द सेम पोजीशन। तो इस वाले फोर्स पे जो ये वाला जो फोर्स है, वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्सेस दिख रहे हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है, इट इज स्टिल देयर, राइट। अब इस फोर्स को देखना, इस वाले पे जो फोर्स लग रहा था व्हेन द कॉइल वाज लाइक दिस, तो ये वाला फोर्स ऐसे लग रहा था। अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, देखना ऐसे, तो इसके साथ मेरी फिंगर रोटेट हो रही है या नहीं, देखो ये ऐसे लग रहा था, दिख रहा है आपको? यस सर। ये दिख रहा है। इसको रोटेट करो तो इसके साथ मेरी फिंगर भी रोटेट हो रही है नहीं, पहले फिंगर की पोजीशन देखो, ऐसे है, इसको रोटेट किया तो मेरी फिंगर की पोजीशन में चेंज आया? नहीं समझ पा रहे हो? ऐसा कुछ भी आपके पास है अभी अवेलेबल, बुक, रजिस्टर, कुछ भी है? डू यू हैव एनीथिंग ऑफ दिस शेप, या किसी भी शेप का, रेक्टेंगुलर शेप का, कोई भी कुछ है सामने में रखा हुआ? यस सर। तो उस पे ऐसे फिंगर लगाओ, लगाओ, उसको ऐसे रखो और उस पे ऐसे फिंगर लगाओ, लगाओ एवरीवन, ऐसे फिंगर लगाओ, लगाया? यस सर। और इसको ऐसे रोटेट करो, टुक, देखो तो आपकी फिंगर ऐसे रही या साथ साथ ऐसे रोटेट हुई, देखो, ऑब्जर्व दिस। सर रोटेट हो गई। रोटेट हुई। भाई सबको समझ में आ रहा है या सिर्फ टिशा को समझ आ रहा है? भाई समझो या मत समझो, मैं थक गया हूं या तुम लोगों से एक ही चीज बोल बोल के। खैर, यस सर। तो देखिए होता यह है कि जब आप इस ओरिएंटेशन में ले आएंगे कॉइल को, तो ये वाला जो फोर्स होगा वो ऐसे आ जाएगा, और ये वाला जो फोर्स होगा वो ऐसे आ जाएगा। ऊपर नीचे वाले फोर्सेस पे स्टिल देयर इज नो चेंज, बट इन फोर्सेस पे चेंज आ जाएगा। मतलब चेंज का मतलब नॉट इन द सेंस ऑफ मैग्नीट्यूड, बट इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है उसमें चेंज आ जाएगा। मतलब अब अगर आप इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन देखिए तो ये है, और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन देखिए तो ये है। अब मुझे बताओ बेटा कि इन दोनों फोर्सेस का, जो मैं ब्लू से मैंने फोर्सेस दिखाए हैं आपको, इनके लाइंस कोइंसाइड कर रहे हैं या दीज आर टू डिफरेंट लाइंस? बच्चों, सर डिफरेंट लाइन। इतना ज्यादा डिफरेंट लाइंस। दीज आर टू डिफरेंट लाइंस, कोई तकलीफ? दीज आर टू डिफरेंट लाइंस, है ना? तो अब मुझे एक बात बताइए बेटा, अभी भी अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस कॉइल, तो नेट फोर्स तो सर अभी भी जीरो है, देयर इज नो नेट फोर्स येट, अभी भी नेट फोर्स जीरो है। बट अब ये फोर्सेस इक्वल भी हैं और ऑपोजिट भी हैं, एंड दे आर एक्टिंग अलोंग टू डिफरेंट लाइंस। तो विल दे बी कॉल्ड एज कपल ऑफ फोर्स और नॉट? यस। इसका मतलब है कि अभी नेट फोर्स जीरो है, बट अब टॉर्क जीरो नहीं होगा। इसका मैं एक और डायग्राम दिखाऊंगा, एक और विजुअल समझाऊंगा। पहले ये आपको दोनों डायग्राम से कुछ कुछ समझ में आ गया हो, तो इसको एक बार और मैं समझाता हूं, क्योंकि आपको डायग्राम समझना है, बाकी तो मैथमेटिक्स है, बाकी तो फॉर्मूला है। ये देखो, इसको पहले आप नोट करो, आप पहले इसको प्लीज नोट कीजिए। तो मैं आपको एक और डायग्राम बना के बताता हूं इसका, ताकि आपको और क्लैरिटी आए। बेटा जब ये दोनों डायग्राम नोट कर लेना तो प्लीज बताना मुझे, ताकि मैं इसके आगे करा सकूं। डन सर। वेरी गुड मेरे बच्चे। इसका मैं पहला वाला डायग्राम इरेज कर रहा हूं, और इसको मैं फिर से एक और तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, शायद आपको और क्लैरिटी आ जाए। आप ना ऐसे समझो कि ये जो PQRS वाला लूप है, आप इमेजिन करो, आप इस बात को ना ऐसे इमेजिन करो कि
ये जो PQRS वाला लूप है वो ऐसे रखा हुआ है, इसको मैं ऐसे दबा दूं, सोचो इसको यहां से पकड़ के और यहां से पकड़ के ऐसे दबाऊं, मतलब ऐसे दबाऊं, ठीक है, दबाऊं तो पतला हो जाएगा ना ये। अगर आप इसको दबाएंगे, अगर आप इसको दबाएंगे तो ये पतला होगा या नहीं होगा? जैसे देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये आपको पीस ऑफ पेपर दिखाई दे रहा है, Yes, sir. रेक्टेंगल शेप का। Yes, sir. इसको ऊपर नीचे से पकड़ के दबाओ, ये ऊपर नीचे से अगर इसको पकड़ के दबाओगे आप, ये वाला जो पॉइंट है इसको पकड़ के ऐसे दबाओ, तो अगर इसको दबाओगे, अगर ये दब जाए, तो अगर इसको दबाओगे तो ये ऊपर नीचे से ऐसे दबाओ, तो ये आप क्या बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा या नहीं, इस शेप में आ जाएगा या नहीं, एक रेक्टेंगल जैसा शेप, मतलब ये ऊपर नीचे वाले लंबाई कम हो जाएगी या नहीं? Yes, sir. ठीक है, ये विजुअल समझने की कोशिश करना, आपको यहां से क्लैरिटी शायद ज्यादा आ जाए। तो देखिए, मान लीजिए कि ये आपका पहला वाला अरेंजमेंट है, देखिएगा ये ऐसे था क्वाइल, तो सिर्फ मैं इन दोनों फोर्स की बात कर रहा हूं। ये आप मान लीजिए इस क्वाइल का नाम था PQRS, ये नाम था। जब अभी फोर्स देख रहे थे तो ये फोर्सेस ऐसे लग रहे थे, लुक एट दिस फोर्सेस, ये ऐसे लग रहे थे। तो आपने बोला कि ये फोर्सेस इक्वल भी हैं और ऑपोजिट भी हैं और इनके लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है। तो आपने इस सिचुएशन में बोला कि ना तो नेट फोर्स होगा ना तो नेट टॉर्क होगा। बट अगर इसी को आप ऐसे रख दें, बट इसी को आप ऐसे प्लेस कर दें, ऐसे ऐसे प्लेस कर दें, इसी को आप ऐसे प्लेस कर दें, इसी को आप ऐसे आपने रोटेट कर दिया, कितने एंगल से रोटेट कर दिया बेटे? बोलो, थीटा एंगल से। समझ रहे हो? ये आप दूसरी वाली सिचुएशन दिखा रहा हूं, ये PQRS, ये दूसरी वाली सिचुएशन, ठीक है। तो अब यही फोर्स कहां चला गया? ये वाला जो फोर्स है वो ऐसे हो गया, ध्यान से देखिएगा, ये वाला फोर्स, लेट मी चेंज द कलर, ये वाला फोर्स ऐसे हो गया और ये वाला फोर्स ऐसे हो गया। तो अब इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये हो गया और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया। तो क्या अब ये लाइन ऑफ एक्शन सेम आ रहे हैं? ऑफ कोर्स सेम नहीं आ रहे हैं। तो इस वाली सिचुएशन में, ये जो थीटा एंगल से रोटेट करके जो सिचुएशन दिखा रहा हूं, इस वाली सिचुएशन में क्या टॉर्क जीरो होगा? यही चीज आपने डाइपोल में भी पढ़ा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल वगैरह। क्या इस केस में टॉर्क जीरो है? सर फोर्सेस इक्वल हैं, अपोजिट हैं, मगर दोनों के लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। तो क्या टॉर्क जीरो होगा? नहीं होगा, है ना। टॉर्क विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, समझे? Yes, sir. तो ये टॉर्क होगा कितना? तो ये टॉर्क के लिए मैं आपको बता देता हूं, सिंपली समझ लीजिए। अरे यार, दूसरा कलर क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा है? ये वाली लेंथ ए है, आपको मैंने बोला था हर साइड की लेंथ ए है। इसमें अगर आप टॉर्क लिखेंगे तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है बेटा, टॉर्क का फॉर्मूला होता है कोई भी एक फोर्स, यार आई एम फेसिंग सम प्रॉब्लम विथ माय पेन। Can I reconnect? If you have drawn all these diagrams, please you draw, have you drawn all the diagrams whatever is on the screen? Yes, sir. मैं रिकनेक्ट Yes, कर sir. रहा हूं, आपको कहीं नहीं जाना है। आई विल जस्ट रिकनेक्ट बिकॉज आई एम फेसिंग सम प्रॉब्लम विथ माय स्टाइलस। तो आई एम जस्ट रिकनेक्टिंग, यू पीपल प्लीज बी हियर।
ओके बच्चों, चलिए फिर से देखते हैं सर अरेंजमेंट। शायद आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस अरेंजमेंट कि ये इनिशियल सिचुएशन थी PQRS, उसी कॉइल को मैंने ऐसा दबा दिया है इन द फॉर्म ऑफ रॉड ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाए। एंड दीज वर द फोर्सेस एंड यू जस्ट टोल्ड मी दैट दीज टू फोर्सेस आर अलोंग द सेम लाइन, तो हेंस दिस इन दिस केस नाइदर देयर इज अ नेट फोर्स एंड नॉट देयर इज अ नेट टॉर्क। आपने मुझे बोला कि सर इसको हम रोटेट कर देंगे, ठीक है। मैंने इस कॉइल को जस्ट रॉड के शेप में इसलिए दिखा रहा हूं ताकि क्लैरिटी ज्यादा आ जाए, ठीक है। बट रिमेंबर इन बैक ऑफ योर माइंड कि इट इज अ कॉइल ओनली, इट इज द सेम कॉइल दैट वी वर डिस्कसिंग ऑन। तो ये वही कॉइल है, बट जस्ट मैंने उसको थोड़ा सा रॉड के शेप में इसलिए दिखाया ताकि थोड़ा ज्यादा आसान हो। एंड आई हैव जस्ट रोटेटेड दिस बाय एन एंगल ऑफ थीटा। तो नाउ इन दिस केस व्हाट हैज हैपेंड कि इस पे जो फोर्स होगा वो अभी भी ऐसे ही है और इस पे फोर्स, बट लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो गया। मतलब आपको पूरे स्टोरी का आपको कंक्लूजन ये मिला कि जब आपने कॉइल को यू जस्ट हैव रोटेटेड बाय द एंगल ऑफ थीटा, तो उस केस में नाउ these two forces are not along the same common line. The line of action of the two forces has changed, ठीक है। And due to this change of line of action of these two forces, there will be a net torque in this position of the coil. Did you understand? ये जो नई वाली पोजीशन है PQRS की, ये जो नई पोजीशन है, इस नई पोजीशन में now there will be a torque, and the cause for this torque is basically the change of line of action of these two forces. तो टॉर्क होता क्या, और मैंने आपसे ये क्या बोला, मैंने आपसे बोला कि इन ये पूरी लेंथ कितनी मानोगे A। बेसिकली एक बात याद रखो बच्चों कि अगर ऐसे एक फोर्स लग रहा है और एक फोर्स ऐसे लग रहा है, मुझे ऐसे तो दोबारा बताना नहीं चाहिए था बिकॉज मैंने ये डाइपोल, आप याद करिए डाइपोल को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हो तो इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। वहां पर भी मैंने ये कराया है आप लोगों को कि जब आप किसी भी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दोगे तो इट विल एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक टॉर्क। तो ये वो बेसिकली मैंने वहां पर भी ये चीज समझाया था आप लोगों को, मुझे नहीं पता आपको कितना याद है, तो इसलिए मैं फिर से बता देता हूं कि ये दो फोर्सेस हैं। तो टॉर्क को कैसे लिखा जाता है, टॉर्क इज रिटन एज एनी वन ऑफ द फोर्स, कोई भी एक फोर्स लिख लीजिए, मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, किसके बीच में, बिटवीन टू फोर्सेस। इज इट क्लियर, याद आया कुछ, हाँ ना बोलना पड़ेगा। yes. ठीक है, याद आया बेटा। अच्छा मुझे एक बात बताइए मेरे बच्चों, ये जो लेंथ है ये आपको दिखाई दे रही है, ये वाली लेंथ, ये लेंथ A है, इज दिस लेंथ परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दिस फोर्स और नॉट? क्या ये लेंथ इस फोर्स के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है? नो सर। नो सर। तो इस सिचुएशन में हम करते क्या है, इस सिचुएशन में हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ठीक है। तो अब ये इससे भी 90 बना रहा है और इससे भी 90 बना रहा है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब यहां पर देख, ये यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, तो ये जो डिस्टेंस होगी ना यहां से यहां की, ये वाली डिस्टेंस, दिस विल बी कॉल्ड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर बोथ द फोर्सेस। मतलब इट इज परपेंडिकुलर टू दिस फोर्स आल्सो एंड इट इज परपेंडिकुलर टू दिस फोर्स आल्सो। इस फोर्स के लिए भी ये परपेंडिकुलर है और उस फोर्स के लिए भी, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यू हैव टू राइट टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये वाला एंगल थीटा है तो दिस एंगल इज आल्सो थीटा। तो ये वाला कितना हो जाएगा, देखो इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये लेंथ 2a है, दिस एंगल इज थीटा। तो ये वाला आपको नहीं लगता 2a sin थीटा होगा? से समथिंग। यस सर। तो ये हो जाएगी लेंथ 2a sin थीटा, ठीक है। अच्छा ये वाले जो फोर्सेस लग रहे हैं, वायर पे जो फोर्स लग रहा है, ये कौन सा फोर्स है जो इस लूप पे, ये जो लूप आपने बोला कि इस लूप पे फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स कौन सा फोर्स है? इसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, इसमें कुछ करंट जा रहा है, तो ये कौन सा फोर्स है? इज इट इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक? व्हाट काइंड ऑफ फोर्स इज इट? मैग्नेटिक। ऑफ कोर्स इट इज मैग्नेटिक फोर्स, यस ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय 2a sin थीटा। और मैग्नेटिक फोर्स किसी भी करंट कैरिंग वायर पे जो मैग्नेटिक फोर्स होती है
उसको आप कैसे लिखते हो? तो मैग्नेटिक फोर्स इज रिटन एज करंट इन द वायर मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द वायर। और हर वायर की लेंथ कितनी है? तो हर वायर की लेंथ कितनी है? तो ईच वायर इज ऑफ लेंथ ए इनटू कितना बेटा? इनटू मैग्नेटिक फील्ड। इज इट क्लियर? Yes. 2a कहां से मैंने लिख दिया? मुझसे गलती हुई है, ये लेंथ a है, 2a नहीं है। यहां पर ये लेंथ मैंने a माना है ना, ठीक है। तो I इंटू ए इंटू बी, दिस रिप्रेजेंट्स द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज आई ए साइन थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई इंटू ए स्क्वायर इंटू बी इंटू साइन थीटा। बोलो, इज इट क्लियर टिल हेयर? आपने लूप किस शेप का लिया था? वॉज इट अ रेक्टेंगल और इट वॉज अ स्क्वायर? व्हाट वॉज द शेप ऑफ दैट लूप? Square. तो स्क्वायर की साइड लेंथ ए थी, तो ए स्क्वायर को क्या कह सकता हूं मैं? तो ए स्क्वायर कैन बी कॉल्ड एज द एरिया ऑफ दैट लूप। उस लूप की एरिया है ये। तो टॉर्क को हम क्या लिख सकते हैं सर? टॉर्क को हम लिख सकते हैं आई इंटू एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कॉइल। अब ये बी इट एनी कॉइल, कोई सा भी कॉइल हो ये ऑफ एनी शेप, ए विल बी इट्स एरिया। ए क्या होगा? उसका एरिया होगा। पहले ये नोट करिए, मैं इसी पे कंटिन्यू करता हूं और बात। Then सर कुछ कुछ अगर ऐसा लग रहा हो जो नहीं समझ आ रहा है, तो प्लीज आप लोग शर्माए नहीं, प्लीज हेजिटेट ना करें, प्लीज पूछें, मैं फिर से समझा दूंगा। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। प्लीज बेटा, अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज पूछो। sir. वेरी गुड। अच्छा मेरे बच्चों, मेरे प्यारे, आप लोग बताएंगे सर, थोड़ी देर तो बोलना पड़ेगा ना। ऐसा मत कहना कि क्लास लेता है सिर्फ हमसे ही बुलवाता रहता है। खुद तो बोलता है, हमसे भी बुलवाता है। हमसे क्यों बुलवाता है? तो ऐसे ही, इसलिए कि इंटरेक्शन बना रहे और आप लोगों का भी, आप लोग भी कंसंट्रेट कर रहे हैं, इसलिए मेरी आदत है कि मैं बच्चों से बुलवाता रहता हूँ। तो उसका बुरा ना माने, और आप लोग प्लीज पार्टिसिपेट किया करें क्लास में। अब मैं आपसे एक फिर से सवाल पूछ रहा हूँ, आप लोग मुझे बताइए कि एरिया कैसी क्वांटिटी है? आई मीन, इज इट स्केलर क्वांटिटी और इज इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी? व्हाट काइंड ऑफ क्वांटिटी इज एरिया? इज इट स्केलर और इट्स अ वेक्टर? हाँ भाई, एरिया कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? Sir, vector. यस, कितना टाइम लगा ना बताने में कि वेक्टर है? भाई आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है, और ये चैप्टर आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसमें आपको बताया गया था कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है टू द सरफेस। और इफ यू हैव अ लूप तो इट विल बी परपेंडिकुलर टू द लूप। या तो वो सरफेस से परपेंडिकुलर होगा या लूप से परपेंडिकुलर होगा, बट इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर, राइट? तो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है।
सर यहां पर अगर आप देखो तो मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी अनडाउटेडली, बट एरिया वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर है, तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेक्टर हो गए। तो मुझे एक बात बताइए बेटा कि अगर कहीं पर लिखा हो ए बी साइन थीटा, मतलब यहाँ पर ए भी वेक्टर है और बी भी वेक्टर है, तो ये जो है ना ए और बी, ये दोनों वेक्टर का ये प्रोडक्ट हो रहा है, और उस प्रोडक्ट में साइन थीटा अगर आ जाए तो ये कैसा प्रोडक्ट कहलाएगा? विल इट बी अ स्केलर डॉट प्रोडक्ट और इज इट अ क्रॉस प्रोडक्ट? सर क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस। क्रॉस। इसका मतलब है मेरे बच्चों, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इन वेक्टर फॉर्म, टॉर्क कैन आल्सो बी रिटन एज इक्वल टू आई ए क्रॉस बी। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? आई ए क्रॉस बी। समझ रहे हो? ये वेक्टर फॉर्म, इसी को एक और तरीके से लिखा जाता है। एक और तरीका ये बेटा कि करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया वेक्टर, इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक मोमेंट। अब सर मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? जैसे आपने पढ़ा था ना इलेक्ट्रोस्टैट्स में, डाइपोल मोमेंट, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज डाइपोल, और उसमें जो डाइपोल मोमेंट होता था वो होता था q मल्टीप्लाइड बाय 2a, मतलब एनी वन ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, वो डाइपोल मोमेंट होता था। वैसे ही मैग्नेट में भी मैग्नेटिक मोमेंट है, जो आपको इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में आपको डिफाइन किया जाएगा। अभी तो आप ये समझ लीजिए कि वैसा ही कुछ है, जैसा डाइपोल मोमेंट होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, तो इसको हम मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कह सकते हैं। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया विल बी रिटन एज मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसको आप ऐसे, मैग्नेटिक मोमेंट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज करंट स्केलर है, एरिया वेक्टर है, तो स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट वेक्टर आएगा। आई रिपीट, when you multiply a scalar with vector, the result you will be a vector। तो मैग्नेटिक मोमेंट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m इंटू बी इंटू साइन थीटा। मैं पहले ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे भी लिख सकते हैं, m क्रॉस b। दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला फॉर द टॉर्क, वेयर m will be the magnetic moment of this current carrying coil। करंट कैरिंग कॉइल का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो है करंट मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ द कॉइल। प्लीज नोट करें सारे फॉर्मूले को। लिख लिया? यस। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि मैग्नेटिक मोमेंट सर वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नेटिक मोमेंट की भी तो डायरेक्शन होगी। तो व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ कॉइल? तो याद रखिए, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ कॉइल का डायरेक्शन का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने ये कोई कॉइल लिया ऑफ सर्कुलर शेप, और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज। तो अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन बताना है तो आपको करना क्या है, आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स, मतलब राइट हैंड के जो है आपका, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कीजिए आप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। यू कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। आप राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल कर लीजिए करंट की डायरेक्शन में, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी, थंब अंगूठे की डायरेक्शन, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दैट कॉइल। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, आपको अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करना है इन द डायरेक्शन क्लॉकवाइज या इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो कर्ल करके मुझे बताओ कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इन दिस केस। अगर आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स को क्लॉकवाइज कर्ल करिएगा
तो आपके थंब की डायरेक्शन Inward. किधर आ रही है? इनवर्ड। तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन जो आएगी वो इनवर्ड आएगी। इज इट क्लियर? मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन आएगी वो किधर आएगी? मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन दैट वुड बी इनवर्ड। क्लियर हो गई बात? तो क्या करना है, whenever you have to determine the direction of magnetic moment, तो आपको करना ये है कि you just have to curl the fingers of your right hand in the direction of current, then the thumb will give you the direction of magnetic moment. लिख लें प्लीज, लिखें। If the fingers of right hand is curled, if the fingers of right hand is curled, ठीक है, if the fingers of right hand is curled, curl का ऐसा, if the fingers of right hand is curled in the direction of current, if the fingers of right hand is curled in the direction of current, then the direction of thumb, then the direction of thumb, then the direction of thumb will be, then the direction of thumb will be in the direction of magnetic moment. Then the direction of thumb will be in the direction of magnetic moment. फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि if the fingers of right hand is curled in the direction of, if the fingers of right hand is curled in the direction of current, then the thumb will be in the direction of magnetic moment, या thumb will give the direction of magnetic moment, जो भी लिखवाया है। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। नाउ यू नो द फॉर्मूला फॉर द टॉर्क। टॉर्क को आपको लिखना है तो एम बी साइन थीटा लिख सकते हैं, वेयर एम विल बी करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ठीक है, तो करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया विल बी और मैग्नेटिक मोमेंट। तो आई ए बी साइन थीटा भी लिखा जा सकता है या एम बी साइन थीटा भी लिख सकते हैं, आपको डिपेंडिंग ऑन कि आपको क्या गिवन है उसके अनुसार। ठीक है, तो टॉर्क का फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर है। अब देखो बेटा, कोई भी कॉइल हो, बी इट एनी शेप, सबका क्या है, भले हमने इसको प्रूव किया बाय टेकिंग अ स्क्वायर शेप्ड कॉइल या स्क्वायर लूप, जो भी लिया हमने, स्क्वायर शेप का लूप लिया है, बट आपको ये बात याद रखनी है कि आप कॉइल किसी भी शेप का ले लें, this formula is equally applicable, although we have proved this formula only for the square shaped loop, but it is equally applicable to every loop, whether it has some particular shape or some arbitrary shape, doesn't matter. As long as it's a coil and it carries current, the formula will be equally valid, कि current multiplied by area into magnetic field into sin theta, that will be equally valid, right? ठीक है। अच्छा, अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट, चलिए अभी पहले मैं सवाल करता हूं, सवाल पे आते हैं तो उससे ज्यादा क्लैरिटी आ जाए। देखिए सर, आपको एक क्वेश्चन में बोला गया कि मान लो किसी रीजन में वी हैव मैग्नेटिक फील्ड and that magnetic field is constant and it is directed into the plane। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं कि किसी रीजन में ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लिख लो, आप लोग स्टेटमेंट लिख लो, a magnetic field of 4 Tesla, a magnetic field of 4 Tesla, a magnetic field of 4 Tesla is directed, a magnetic field of 4 Tesla is directed along negative z axis। Magnetic field of 4 Tesla is directed along negative z axis। ठीक है, a circular coil, a circular coil of radius 2 centimeter, a circular coil of radius 2 centimeter a circular coil of radius 2 centimeter is placed, a circular coil of radius 2 centimeter is placed
in the magnetic field is placed in the magnetic field such that is placed in the magnetic field such that, लिख लिया बेटा यहां तक, is placed in the magnetic field such that its plane such that its plane is perpendicular to the field, such that its plane is perpendicular to the field, such that its plane is perpendicular to the field. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Its plane is perpendicular to the field. ठीक है? Now it's rotated through an angle of 90 degree. Now it's rotated through an angle of 90 degree. Now it's rotated through an angle of 90 degree. Find the torque on the coil in both positions. Find the torque on the coil in both positions. Find the torque on the coil in both positions. ठीक है? I'll make you explain this कि basically बोला क्या है मैंने and what is the initial situation कि coil कैसे रखा हुआ है. You need to understand this. देखिए सर, magnetic field is along z axis. ठीक है, आपको समझना है. ये मान लो कि ये z axis है and magnetic field इधर है, ऐसे दिख रहा है आपको? This is the magnetic field. और आपने जो coil रखा है ना, वो इस magnetic field से पहले perpendicular है. Are you getting what I'm saying? Yes, sir. ये coil magnetic field से perpendicular है. उसके बाद आपसे कहता है कि coil को हमने rotate कर दिया by an angle of 90 degree. तो coil को ऐसे rotate कर देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा. अच्छा, मुझे एक बात बताइए बेटा, अगर coil ऐसे है, ऐसे, तो इस coil का जो normal होगा ना, normal to the coil, इस coil पे जो normal होगा वो भी z axis के along होगा या नहीं? देखो coil ऐसे रखा हुआ है, the normal to the coil will be along z axis. Agreed? तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इसका नॉर्मल आ रहा है. ठीक है? नॉर्मल का दूसरा मतलब एरिया वेक्टर. एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है या नहीं है? व्हाट डू यू से? Yes, sir. तो एंगल कितना हुआ? व्हाट इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड? 0. 0. अब जब आपने कॉइल को ऐसे रोटेट कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी z एक्सिस के अलॉन्ग है, बट कॉइल को ऐसे रोटेट कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इधर है, और इस कॉइल का नॉर्मल अब किधर हो गया? तो नॉर्मल विल बी अलोंग x एक्सिस और नॉट. थिंक अबाउट इट. नॉर्मल ये हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इधर है. तो नाउ व्हाट इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर? 90 डिग्री. सबको क्लैरिटी है? तो देखिए, आपसे कहता है कि इन द इनिशियल सिचुएशन, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा केस है कि जब आपकी इनिशियल सिचुएशन थी, तो इन द इनिशियल सिचुएशन ऑफ द कॉइल, या इनिशियली जब कॉइल वैसे रखा हुआ, तो इनिशियली मैं कह सकता हूं कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री. जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो टॉर्क विल बी रिटन एज इक्वल टू IAB sin 0. एंड व्हेन sin इज 0, तो sin 0 की वैल्यू इज आल्सो 0, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो गई? 0. तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी? एग्जैक्टली 0 हो जाएगी. ठीक है? फाइनल सिचुएशन क्या है? फाइनली क्या हो रहा है? फाइनली आपका जो एंगल है, यू कैन सी दैट बिकम्स इक्वल टू 90 डिग्री. तो इस केस में टॉर्क की वैल्यू आप क्या लिखेंगे? IAB sin ऑफ 90 डिग्री. ठीक है? sin 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? तो sin 90 की वैल्यू होती है 1. तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टॉर्क विल बिकम इक्वल टू करंट
करंट मैंने दिया है इस क्वेश्चन में या नहीं? नहीं दिया तो प्लीज लिख लीजिए करंट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। शायद मैं करंट भूल गया हूं, तो करंट लिख लीजिए, करंट की वैल्यू 2 एम्पियर। लिख लिया बच्चे, करंट की वैल्यू कितना? 2 एम्पियर। यस सर। ठीक है, तो करंट मान लीजिए 2 एम्पियर। एरिया क्या लिखेंगे आप? पाई आर स्क्वायर इनटू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड 4 टेस्ला दे रखा है। अब पाई की वैल्यू क्या लिखेंगे? तो 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई इज इक्वल टू 3.14। रेडियस मैंने शायद 2 सेंटीमीटर दिया है, तो you need to convert it into meters because centimeter is not the SI unit और magnetic field is given in SI unit, current भी SI unit में है, तो एरिया में रेडियस you need to convert it into meters। तो क्या लिखेंगे आप? 2 into 10 to the power minus 2 का स्क्वायर into magnetic field which is 4। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, ठीक है? तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6.28 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर विल बी 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 into 10 to the power minus 4। तो मतलब टॉर्क की वैल्यू आप सॉल्व करके देख लीजिए कितनी आ रही है? 6.28 मल्टीप्लाइड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 4 न्यूटन मीटर। ये जो भी सॉल्व करके आए, दिस विल बी द यूनिट। तो दिस इज द टॉर्क। मतलब अगर आपका नॉर्मल टू द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड इफ बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, तो देन देयर विल बी नो टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द कॉइल। और वही आपने देखा भी था कि जब हमने ड्राइव किया रिजल्ट, आप खुद सोचें कि जब मैंने उसमें लूप रखा था ऐसे, तो मैंने आपसे बोला था कि इस केस में फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल भी कर रहे हैं और देयर लाइन ऑफ एक्शंस आर आल्सो सेम। तो मैंने आपसे बोला था कि इस केस में जो टॉर्क है वो 0 आ रहा है, ठीक है? उसको जब हमने रोटेट किया था तो फिर हमने बोला कि जब रोटेट कर देंगे देन देयर विल बी अ टॉर्क ऑन दिस कॉइल, और वो केस आपने उस केस पे फिर टॉर्क कैलकुलेट किया था। तो ये इसीलिए हुआ कि व्हेनेवर द नॉर्मल टू द कॉइल, दैट मींस एरिया वेक्टर, इन अदर वर्ड्स नॉर्मल टू द कॉइल कहने का दूसरा मतलब है कि यू आर टॉकिंग अबाउट द एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल। तो जो नॉर्मल की डायरेक्शन होगी वही एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो व्हेन द नॉर्मल टू द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड आर इन द सेम डायरेक्शन, टॉर्क विल बी 0, and when the normal to the coil and the magnetic field are perpendicular, torque will be maximum। और अगर एंगल ना तो 0 है ना तो 90 है, तो उस केस में फिर टॉर्क की कुछ वैल्यू आएगी, बट इट विल लाई बिटवीन 0 एंड द मैक्सिमम। ठीक है सर? यस सर। ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो ये तो हो गया सर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क। व्हेनेवर यू विल प्लेस अ करंट कैरिंग कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड, irrespective of the shape of the coil will experience a magnetic torque if it carries current। ठीक है? और उस टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा? तो करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया इनटू बी इनटू साइन थीटा या एम बी साइन थीटा। ठीक है? अच्छा, अगर कॉइल में इफ वी हैव मोर देन वन टर्न, मतलब एक ऐसी कॉइल लिया है हमने जिसमें एक से ज्यादा टर्न, वी हैव मोर देन वन टर्न, तो इस बात को लिख लीजिएगा, फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। अगर एक से ज्यादा टर्न है, इफ यू हैव मोर देन वन टर्न, एन नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, तो इसी टॉर्क को आप लिख देंगे एन से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। किससे? जितने टर्न्स है उससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मतलब नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय वन टर्न मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ टर्न्स। एक टर्न पे जो टॉर्क लग रहा है उसको एन से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द टोटल टॉर्क। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, तो लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब इसका मेन एप्लीकेशन, ये जो सीखा है आपने, इससे तो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी होते हैं और इसका फर्दर एप्लीकेशन भी है, वो नेक्स्ट टॉपिक में, जिसका नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो लिखिए टॉपिक का नाम, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अभी क्या चीज होता है भाई मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर? व्हाट इज अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर? तो सबसे पहली बात समझिए कि इट्स अ बेसिकली एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस विच डिटेक्ट्स करंट इन द सर्किट। जो किसको डिटेक्ट करता है? करंट को। अगर किसी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है? तो लिख लीजिए सबसे पहले स्टेटमेंट कि इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, it is an electrical instrument which detects current,
इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट्स करंट। ये किसको डिटेक्ट करता है? करंट को। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए इसका प्रिंसिपल क्या है, ऑन विच प्रिंसिपल द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वर्क्स, ये किस फिनोमेना पे ये बेस्ड है? तो लिखिए प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में लिखिए इट इज बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन the magnetic torque, it is based on the magnetic torque experienced by a current carrying coil, it is based on the magnetic torque experienced by current carrying coil when placed in magnetic field. It is based on magnetic torque experienced by current carrying coil when placed in magnetic field. ठीक है, it is based on the magnetic torque experienced by current carrying coil when placed in magnetic field। मतलब इस पे जो आप किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो ये वर्क करता है भाई इस प्रिंसिपल पे कि जब भी आप किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करोगे तो क्या होगा? उस पर एक मैग्नेटिक टॉर्क लगेगा, और उसी प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। क्लियर हो गई बात? अब ये मूविंग कॉइल का गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, तो पहले कंस्ट्रक्शन समझ लो, फिर उसमें मैं बताऊंगा कि ऐसा ऐसा क्यों आप लेते हो। तो बेसिकली मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में वी हैव टू कॉन्केव शेप मैग्नेटिक पोल्स, कॉन्केव शेप्ड मैग्नेटिक पोल्स लेते हैं हम, है ना, नॉर्मल पोल्स नहीं लेते। नॉर्मल मैग्नेटिक पोल्स मतलब ये दो मैग्नेट है एंड दीज टू मैग्नेटिक पोल्स आर कॉन्केव शेप्ड, कॉन्केव शेप का है, ठीक है। और इस कॉन्केव शेप्ड मैग्नेटिक पोल्स के बीच में हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल लेते हैं ऑफ एन नंबर ऑफ टर्न्स, नॉट ऑफ अ सिंगल टर्न बट मोर देन वन टर्न। ये एक करंट कैरिंग कॉइल होती है ऑफ एन नंबर ऑफ टर्न्स व्हिच इज प्लेस्ड बिटवीन द टू मैग्नेटिक पोल्स। इस तरह से बहुत सारे टर्न्स होंगे, तो आई एम नॉट शोइंग यू ईच एंड एवरी टर्न। तो इस तरह से, और यहाँ पर एक निडल लगी हुई होती है, ऐसे ये निडल लगी हुई होती है, और ये निडल के साथ ये ऐसा स्केल लगा हुआ होता है, और यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी हुई होती है, ये फॉस्फोर ब्रोंज की बनी हुई स्प्रिंग। सबका क्या यूज है, आई विल टेल यू दैट, डोंट वरी। और ये जो कॉइल है, ये कॉइल रेक्टेंगुलर कॉइल, इट इज वाउंड ओवर एन आयरन सिलेंडर। ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो किस पे लिपटा हुआ होता है? ये किस पे लिपटा हुआ है, मतलब किस पे वाइंड किया हुआ है? दैट इज वाइंड ओवर द आयरन सिलेंडर। मतलब ये एक आयरन सिलेंडर है, ये ऐसा, और इस आयरन सिलेंडर पे क्या है, ये कॉइल वाइंड की हुई है। समझ में आ रही है बात? ये आयरन सिलेंडर पे कॉइल वाइंड की हुई है। मतलब अगर इसका टॉप व्यू आप देखेंगे ना, ऊपर से अगर आप देखें, आपकी आंखें अगर ऊपर लगा दी जाए, यहाँ पर आंखें लगा दी जाए, यहाँ से ऐसे आप देखें टॉप व्यू, यहाँ से देखें, तो अगर आप टॉप व्यू देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? ये मैग्नेटिक पोल्स तो आपको दिखाई देगा ही, ये मैग्नेटिक पोल्स तो एज इट इज दिखाई देगा, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। और ये आपको सिलेंडर का ऊपर वाला पोर्शन ऐसे दिखेगा गोल सा, और उस पे आपको सिर्फ ये टर्न्स दिखाई देंगे, ऊपर वाले सिर्फ टर्न्स दिखाई देंगे इस तरह से। और यहाँ से आपको दिखाई देगा कि एक निडल लगी हुई है, और ये कैसा, ठीक है, दिस इज द टॉप व्यू एंड दिस इज द फ्रंट व्यू। ये अगर आप सामने से देखें तो ये ऐसे नजर आएगा, फ्रंट व्यू कहते हैं इसको। और टॉप व्यू देखेंगे तो ऐसे। ये बात कैसे सर, टॉप व्यू का क्या मतलब? तो देख लीजिए सर, इस बात को पहले समझ लें आप, उसके बाद आप नोट करिएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस फोन को आप सामने से देखें तो ये दिखाई देगा, इसकी स्क्रीन दिखाई देगी, है ना, पूरा दिखाई देगा। अगर इसको ऊपर से देखें, सिर्फ ऊपर से, तो सिर्फ ये वाला दिखाई देगा ना बच्चे? यस सर। अगर आप सामने से देखेंगे तो ये पूरी स्क्रीन दिखाई देगी। एंड इफ यू ऑब्जर्व द सेम फोन और इफ यू लुक एट द सेम फोन फ्रॉम द टॉप, तो यू विल ओनली सी दिस पोर्शन, है ना, ये वाला एज दिखाई देगा। यू विल नॉट बी एबल टू व्यू द होल ऑफ द स्क्रीन, राइट? तो यही दो व्यूज हैं इसके, एक आपका फ्रंट व्यू है और एक टॉप व्यू है। इसमें फिर क्या इसके कंस्ट्रक्शन में यही चीज है, एंड दिस होल ऑफ दीज थिंग्स आर केप्ट इन अ वुडन बॉक्स। एक बॉक्स के अंदर ये सारा अरेंजमेंट होता है,
कि जिसमें दो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, कॉइल होता है, निडल होती है, ये सब तामझाम होता है। तो आप इस डायग्राम को आज बना लीजिए, इस पे कंटिन्यू रहेगा हमारा डिस्कशन इन द नेक्स्ट क्लास। तो जस्ट ड्रॉ द डायग्राम, विल कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट क्लास। Done, sir. वेरी गुड। तो आज यहीं तक। प्लीज टॉर्क वाला पार्ट जरूर पढ़ लीजिएगा, बिकॉज द टॉर्क विल अगेन बी यूज्ड इन दिस पोर्शन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसमें भी टॉर्क का एप्लीकेशन आएगा, तो इसलिए प्लीज टॉर्क वाला पोर्शन जरूर पढ़ के रखिएगा। तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास टू कंप्लीट दिस चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वी विल बी एबल टू कंप्लीट दिस चैप्टर फॉर श्योर।